राजधानी रांची के कांके रोड में CMPDI में NCOEA C2 का 32वां अखिल भारतीय सम्मेलन के बक्सी नगर में शुरू हुआ। सम्मेलन के लिए 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल का चयन किया गया। अध्यक्ष मंडल के नामों का प्रस्ताव महामंत्री RP सिंह के द्वारा सम्मेलन में सर्वप्रथम लिखित रूप से शोक प्रस्ताव अरुण सिंह ने रखा। 2 मिनट का मौन रखकर तमाम शहीदों के लिए जो हमारे बीच नहीं रहे उन तमाम साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात यूनियन के अध्यक्ष DD रामानंद ने अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीति के कारण आज कोयला उद्योग का भविष्य खतरे में है। सरकार की मजदूर एवं जन विरोधी नीति के खिलाफ एवं कोयला उद्योग की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। त्रिवर्षीय कॉन्फ्रेंस है। कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है वो निश्चित अंतराल के बाद उसको कॉन्फ्रेंस अपना सम्मेलन कराना होता है और उसमें नए प्रतिनिधियों का चुनाव करना होता है। इसके अलावा उस सम्मेलन के दरमियान पिछले दिनों जो काम हुए हैं 3 साल के दरमियान उस पर चर्चा होती है और आने वाले 3 साल के दरमियान हम लोगों को क्या कार्यक्रम लेना है और किस तरह से करना है। सरकार की नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियां क्या है, सरकार मजदूरों पर किस तरह हमलावर है, पब्लिक सेक्टर को किस तरह बेचा जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ हम लोग बातचीत करते हैं और आगे वाले समय में संघर्ष की तैयारी करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, नई कमेटी का चुनाव करते हैं। ये सम्मेलन कानूनी बाध्यता है करना किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के लिए। लगातार आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है कोल कंपनियां को जो है लगातार बेचा जा रहा है, तो क्या लगता है कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार की है वो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है? इसमें ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही बता रहे हैं कि वो लगातार बेच रही है। अभी बेचने का तरीका बदल गया है। बड़ी बात ये है, नेशनल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन जो है, पहले तो पैसा लेकर दिया जाता था ना, अब मुफ्त में दिया जा रहा है और 25 सालों के कहा जा रहा है कि 25 साल के लीज पर दे रहे हैं और जो अरबों की प्रॉपर्टी है लाखों में उसको दिया जा रहा है और मित्र पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता सबके लिए खुला है। तो ये जो नेशनल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन के तहत पूरे देश के पब्लिक सेक्टर को उनके हवाले करने की बात है। जो आपका जितना नेशनल हाईवे है वो उनके हवाले करने की बात है और जो पावर ग्रिड लाइन्स है उनके हवाले करने की बात है। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेडियम, एयरपोर्ट, बंदरगाह सारा जो है उनके हवाले करने की बात है और उनसे सबसे बड़ी बात है उनसे एक पैसा लिया नहीं जा रहा, बल्कि 25 सालों में मुनाफे का जो उनको मुनाफा होगा उसका 4 से 10%, कुल मुनाफा जो उस पूंजीपति को होगा उसको 4 से 10% अलग अलग मामलों में केंद्र सरकार को देना है। तो ये मुफ्त में देश की संपत्ति जो 70 सालों में खड़ी की गई है जनता के पैसे से, उसको मुफ्त में कुछ मित्र पूंजीपतियों के हवाले किए जाने का पूरा जो है नेशनल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन का नीति बनाया गया। दरअसल ये लूट है, ये कोई नीति नहीं है। कोई सरकार इस तरह की नीति बनाती नहीं है, न जनता मैंडेट देती है इस तरह की नीति बनाने के लिए किसी सरकार को। यही है, हमारे रिपोर्ट में वो सारा चीज़ मौजूद है, उसकी कॉपी आपको मिलेगी, आप उसमें देख लीजिएगा। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि श्रम कानून में जो सुधार हुआ है इसमें लगातार जो है कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, कुछ उसके समर्थन में है। आपका इस पर क्या विचार है? ये सुधार नहीं हुआ है, ये ईज टू डूइंग बिजनेस के नाम पे व्यापारियों को, विदेशी निवेशकों को, बड़े पूंजीपतियों को जो श्रम कानून बने थे आज़ादी के पहले से, फैक्ट्री एक्ट बना था, ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, 1926 का ये एक्ट है, 1948 में प्रोविडेंट फंड का CMPF का एक्ट बना, ये सारे जो कानून है उसमें 29 कानूनों को 4 लेबर कोड में बदला जा रहा है और मजदूरों के सारे अधिकारों को, हड़ताल करने के अधिकार पर अंकुश लगाया जा रहा है, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार पर अंकुश लगाया जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उनके मित्र पूंजीपति और विदेशी पूंजीपति वो उससे फ़ायदा उठा सके। मजदूरों के सारे हित, कानूनी हित जो उनको मिले हुए थे, सारे को उसमें कट करने की बात है। तो ये सुधार नहीं है, ये बर्बाद कर देना है। मजदूर वर्ग को गुलाम में तब्दील करने के लिए ये चारों कोड आ रहा है और जब से कोड की बात हुई है लगातार हमारी यूनियन उसका विरोध कर रही है। आज भी हम विरोध कर रहे हैं और हमारे ही विरोध के कारण अभी तक तो वो रूल बन जाने के बाद, कोड के बाद 31 सरकारों ने उस पर नियम भी बना लिए हैं। उस नियम के बाद अभी भी झिझक है। जैसे किसानों ने अपने 3
किसान कानूनों को वापस लेने पर बाध्य किया। ये जिस दिन वो घोषणा करेगी सरकार, हम लोग भी सड़कों पर होंगे। लास्ट सवाल है, लगातार आपके द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा विरोध किया जाता है, लेकिन फिर भी जो है केंद्र सरकार जो है अड़ी रहती है। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि गोदी मीडिया एक शब्द होता है, आप बुरा नहीं मानिएगा, आप मीडिया के लोग हैं। गोदी मीडिया, ये पूरे देश की मीडिया जो सही सूचना जो है जनता तक पहुंचने नहीं दे रही। जनता आक्रोशित होती है मीडिया जब अपनी भूमिका निभाता। आप ये समझ लीजिए, चौथा स्तंभ अगर ढह जाए तो जनता पर जो भी जुल्म होगा और उसको दिखलाया जाएगा कि आपकी भलाई कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलेगा। ये मीडिया पर हमला करने की जो हिटलरी गोएबल्स की जो नीति थी उसके प्रचार मंत्री की, उसको यहाँ अपनाया जा रहा है। अब यहाँ दो चीज़ मौजूद है, गोदी मीडिया और गोदी सेठ, दोनों मिलकर इस देश को लूट रहे हैं। लेकिन जनता आज न कल जागेगी, तकलीफ जब बढ़ेगी तो जनता जागेगी, अपने अनुभव से जागेगी। काम था मीडिया को जगाने का, लेकिन मीडिया जो काम नहीं कर रहे, लेकिन जनता को जो तकलीफ़ें हो रही, बेरोजगारी बढ़ रही, जनता जागेगी। और जब जागेगी तो बड़ी बड़ी सरकारें ध्वस्त हो जाती हैं। मोदी जी की सरकार क्या है? तब जागना शुरू कर चुकी है, जो आपने कहा ना जनता जागना शुरू कर चुकी है। जनता अगर जागना शुरू कर चुकी है। मेरा नाम आरपी सिंह है, मैं इस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। नेशनल कोल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन हमारी यूनियन का नाम है, C2 से संबद्ध है हमारी यूनियन, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद।